व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। कल जो हमने लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने आपसे बताया था कि कुछ छोटे छोटे टॉपिक है जो एनसीईआरटी से भी पूछे जाते हैं। वैसे राज्य सरकार के एग्ज़ाम में कभी भी टीजीटी में एनसीईआरटी को कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी 10 से 12 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। और वो भी पर्टिकुलर क्या है, इन्वायरमेंटल साइंस से टॉपिक जो होते हैं या बायोटेक्नोलॉजी होता है या अप्लाइड साइंस है उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम आपकी क्वेश्चंस के थ्रू कवर करा सकते हैं। तो इसीलिए हम आज एक ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें हम आपको 12-15 ऑब्जेक्टिव्स कराने जा रहे हैं। उसको समझा भी देंगे, उसके रिलेटिव में जो भी, उसके पैरेलल में जो भी टर्मिनोलॉजी है वो भी समझा देंगे। बस एक बात ये रहेगी कि अगर वीडियो लगभग 2 से 3 हज़ार व्यूज़ आते हैं तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसको वीडियो को अपलोड करने के बाद 2 दिन का टाइम लेंगे। अगर 2000 के ऊपर व्यूज़ आएंगे तो उसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। बड़ी सीधी सी बात है, जब आप पसंद नहीं कर रहे हो तो वो चीज़ हम क्यों अपलोड करें। मेरा भी टाइम जाता है खामखा। ठीक है, तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से सुनते चलना है। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एबसेंट इन पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर अगर है, गंदा पानी है, तो उसमें क्या एबसेंट होगा? हाइड्रीला, वाटर हाइसियंथ, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो भैया ब्लू ग्रीन एल्गी खूब पाई जाती है। अगर आपने याद होगा, आपके आसपास कहीं कोई गंदा सा तालाब हो, उसमें देखना हो कुत्ते वगैरह लौट के आते हैं बिल्कुल हरे होके, तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। हरे होने का मतलब समझते हो? वो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, छोटे छोटे गोल गोल पत्ती ऐसे होते हैं, वो सब लगा के चले जाते हैं सुंदर होके। दूसरा वाटर हाइसेंथ, आपको पता ही है कितना भी गंदा पानी हो, वाटर हाइसेंथ जिसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, वो लगता लगता है। फिर आ जाओ हाइड्रिला, हाइड्रिला भी लग जाता है। तो बचा क्या? लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई। भैया उसको ऑक्सीजन चाहिए, और अगर पॉल्यूटेड वाटर है तो ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या लार्वा सर्वाइव कर पाएगा स्टोन फ्लाई का? आंसर इज़ नो। तो भैया बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। लोग जानते हो यहाँ हाइड्रिला लगा के आएंगे, ए लगा के आएंगे, 59 का ए, ना आगे देखेंगे ना पीछे देखेंगे, वो सोचेंगे हाइड्रिला हाँ साफ़ सुथरे पानी में होता है, चलो ये लगा दो। आंसर इज़ नो। आंसर क्या होगा? लार्वा ऑफ स्टोन फ्लाई। नेक्स्ट वन इज़ द BOD। हमने आपसे बताया, आप पूरे 10 किताबों में देखोगे तो कहीं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मिलेगा, कहीं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मिलेगा। आप मुझ पे छोड़ दीजिए और बिल्कुल रंगबाजी के साथ BOD का मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ही ऑप्शन में लगा कर आना। ठीक है, क्योंकि हमारा विकीपीडिया, हमारी जो बुक्स हैं वो सारी की सारी बायोकेमिकल ही मानती है। एनसीईआरटी भी बायोकेमिकल ही मानती है। कुछ लोग बायोलॉजिकल लगाते हैं, बड़े बड़े टीचर पढ़े धुरंधर एक से एक यूट्यूब पे, वो बायोलॉजिकल ही बता रहे हैं बच्चों को। तो वो चीज़ हमने पॉइंट आउट की, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो कह रहे हैं व्हाट इज़ BOD। भैया देखो BOD क्या है, हम आपको सीधी बात बता दें। एक गंदे पानी में, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक गंदे पानी में अगर आपको शुद्धिकरण करना है, ट्रीटमेंट करना है उस वाटर का, तो ट्रीटमेंट करने में आपको कुछ जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, वो एरोबिक बैक्टीरिया ही काम करेंगे। तो वो एरोबिक बैक्टीरिया जितनी ज़्यादा आपसे ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे, किस काम के लिए? उस पानी को शुद्ध करने के लिए, उस वाटर का ट्रीटमेंट करने के लिए, उस सीवेज का ट्रीटमेंट करने के लिए। इसी मात्रा को, इसी अनुपात को हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। सुन लीजिए, समझ लीजिए। हम फिर से एक बार बोले दे रहे हैं। BOD इज़ द अमाउंट, सुन लीजिए, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लिखा नहीं है, हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। BOD इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिमूव वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द वाटर। इतनी बात समझ में आई? यानी कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो किसके लिए? रिमूवल करने के लिए। किसका? ऑर्गेनिक मैटर का। किससे? वाटर से। इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, यानी कि अपक्षय कराना है। और किसके द्वारा कराया जाता है? एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा लिया जाने वाला अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वाटर को शुद्ध करने के लिए जो चाहिए, इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को, इस फेनोमिना को, इस टर्मिनोलॉजी को हम BOD कहते हैं। बस अब आप इसमें देख लो। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन वाटर, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन। बस आंसर इज डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बस काम खत्म। मीना माता डिजीज़, भैया मीना माता डिजीज़ बहुत 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 पूछा जाता है। देखो सबसे पहली और सबसे मेन बात, इस बीमारी को सबसे पहले कहाँ देखा गया था? जापान में। किस में देखा गया था? मछली में देखा गया था। फिर पता किया गया तो एक शब्द आता है बायो मैग्नीफिकेशन, फिकेशन। ठीक है,
अब बात समझ में आई। एक शब्द होता है बायोमैग्निफिकेशन, नीचे के ट्रॉफिक लेवल से ऊपर के ट्रॉफिक लेवल तक भारी धातुओं के जमाव की प्रक्रिया को बायोमैग्निफिकेशन करते हैं। इसका मतलब, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है जब कोई छोटा जीवधारी, नीचे का जीवधारी भारी धातुएं एज ए पॉइजन खाता जाता है तो ऊपर के जीवधारी तक ये भारी धातु पहुंचती है। इसी प्रक्रिया को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। हम आपको उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करते हैं। अगर किसी मछली ने मरकरी खाया तो मरकरी डाइजेस्टेबल नहीं है। जब डाइजेस्टेबल नहीं है तो वो कहाँ पर है? उस मछली के पेट में। और उस मछली को गिद्ध ने खा लिया तो वो कहाँ चला जाएगा? गिद्ध के पेट में। इसीलिए गिद्ध और चील यानी कि जो टॉप कार्निवोर, इनकी मात्रा कम होती जा रही, क्योंकि बायोमैग्निफिकेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारी धातुएं उनके पेट में चली जाती हैं, जिससे उनको पैरालिसिस होता है, उनकी हड्डियां खराब हो जाती हैं, उनके परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एक तरह से देखा जाए विलुप्तीकरण, वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। अब बात समझ में आती है आपको? ये ना सोचना कतई कि तो 10 ही क्वेश्चन कराते हैं जब देखो तब। भैया 10 क्वेश्चन कराते हैं लेकिन उसके साथ 100 बातें बताते हैं, बस वो आपके पल्ले पड़े, वो आपके समझ में आए तो भैया बस समझ लो, काम खत्म। मीना माता डिजीज जापान में देखी गई थी, किससे होती है? मरकरी से होती है। डीडीटी, डाईक्लोरो डाइफिनॉक्सी ट्राइक्लोरोएथेन, क्या है भैया? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। नॉन माने नहीं, डिग्रेड माने तोड़ना, ऐसा पॉल्यूटेंट जो तोड़ा ना जा सके। एक गैस भी होती है सीएफसी, सीएफसी को ब्रेक नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब क्या होता है मालूम है? अगर आप नई फ्रिज लेके आओगे तो उसमें लिखा रहता है इको फ्रेंडली, क्योंकि उसमें ठंडक के लिए दूसरे पदार्थों का प्रयोग, खास तौर से नाइट्रोजन या अमोनिया का प्रयोग किया जाता है ठंडक के लिए। पहले सीएफसी का प्रयोग किया जाता था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये सीएफसी टूटती नहीं थी। और भैया सही बताएं तो ये जो ओजोन में डिके हो रहा है ना, ये इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। ठीक है भैया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू हैव द मोर कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी इन द बॉडी? हमने आपको पहले बता दिया कि जब बायोमैग्निफिकेशन होता है तो जो सबसे ऊपर होता है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन उसी के पास पहुंचेगी। आई बात समझ में? तो भैया क्या कह रहे हैं? ये इनका कहने का मतलब है किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज़्यादा बायोमैग्निफिकेशन, यानी कि जो फालतू के पदार्थ हैं, जो भारी धातुएं हैं, जो आपके पेस्टिसाइड हैं, ये सारे के सारे सबसे लास्ट में कहाँ जाएंगे और सबसे ज़्यादा मात्रा में किसके पास रहेंगे? तो आप उत्तर क्या दोगे कि सबसे ज़्यादा मात्रा में या सबसे लास्ट में वो उनके पास जाएंगे जो ट्रॉफिक लेवल के अंत में है, यानी कि टॉप कार्निवोर। नेक्स्ट, द मैक्सिमम बायोमैग्निफिकेशन वुड बी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस? हमने आपको बता दिया। अक्सर इसका उत्तर आपके दिमाग में तो फिश आ रहा होगा, इसका उत्तर फिश नहीं है, इसका उत्तर है बर्ड। ठीक है, लास्ट में फिशेस को कौन कवर करता है, कौन खाता है? तो बर्ड खाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बायोमैग्निफिकेशन किसके पास होगा? बर्ड्स के पास। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन का कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ 65 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूज टू इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी? भैया ई कोलाई। आपको पता है ईश्चरीचिया कोलाई या ई कोलाई हमारी आंतों में पाया जाता है, डायरिया वगैरह कर देता है, पेचेस कर देता है कई बार। ठीक है, अब ये ना कहना वो तो डिसेंट्री वाला तो अलग होता है, ये अलग होता है। ठीक है, समझ लो पहले। तो ये जो ई कोलाई है ये गंदगी को दर्शाता है, सीधी बात आप समझो। सीवेज वगैरह जो भी होगा उसमें ई कोलाई भरपूर मात्रा में बहुत ज़्यादा होता है। और हमारा जो फिकल मटेरियल है, स्टूल है, स्टूल में अगर ई कोलाई है तो वो लास्टली जाएगा कहाँ? सीवेज में ही तो जाएगा। तो इसी वजह से वाटर की क्वालिटी को इंडिकेट करता है कौन? ई कोलाई। भूलना नहीं कतई, एक एक क्वेश्चन वैल्यूएबल है। मोस्ट कॉमन इंडिकेटर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट द पॉल्यूटेड वाटर? आंसर इज अगेन सी, ई कोलाई। फॉस्फेट पॉल्यूशन किससे फैलता है? तो भैया फॉस्फेट पॉल्यूशन सीवेज, फॉस्फेट रॉक। भैया रॉक से क्यों फैलेगा? सीवेज और एग्रीकल्चर, बिल्कुल एग्रीकल्चर तो फैलेगा ही। डीएपी, भैया एग्रीकल्चर में जितने भी प्रोडक्ट हैं सब में फॉस्फेट लगभग लगभग डाला जाता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी। ठीक है, तो ये जो डीएपी आती थी तो डीएपी वगैरह में फॉस्फेट होता है और सीवेज में भी फॉस्फेट कई सारा होता है। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका? बी। 68 नंबर। व्हेन ह्यूज अमाउंट ऑफ सीवेज इज डम्प्ड इनटू रिवर? जब बहुत ज़्यादा मात्रा में गंदगी एक नदी में डाल दी गई, अब उसका बीओडी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि उसके शुद्ध करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए। कौन करेगा? एरोबिक बैक्टीरिया। आई बात समझ में? तो यानी कि जितनी ज़्यादा गंदगी, ध्यान दीजिएगा, उतनी ज़्यादा बीओडी। हायर द बीओडी, समझ लीजिए, या ऐसे बोल सकते हो, हायर बीओडी इंडिकेट्स द मोर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट।
अब बात समझ में आई। बीओडी ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, और बीओडी ज़्यादा है इसका मतलब गंदगी ज़्यादा है, और गंदगी ज़्यादा है तो उसको साफ़ करने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा चाहिए। अब हमें नहीं लगता कि आप इसको भूलोगे, ठीक है। अगेन वही सड़ा सा क्वेश्चन कि मीना माता जो जापान में फैली है उसका किस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा भैया? शाकाहारी पे। ढूंढ लो जरा, डॉग पे पड़ सकता है, पिग पे पड़ सकता है, कैट पे पड़ सकता है। आप ये ना सोचना कि पिग मांसाहारी नहीं होते, पिग कार्निवोर भी होते हैं समय आने पर, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर इज रैबिट, ठीक है। तो बस देखो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, शायद 12 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे, देखो हमारी आदत है हमें बहुत बड़े, बहुत उबाऊ, बहुत परेशान करने वाले 2-2 घंटे मैराथन क्लास, ये क्लास वो क्लास, हमें नौटंकी नहीं पसंद है, हम सीधी बात करना पसंद करते हैं, ठीक है। 10 मिनट की क्लास थी, 10 मिनट में हमने आपको बीओडी अच्छे से समझा दिया, बायो मैग्नीफिकेशन अच्छे से समझा दिया, वाटर ट्रीटमेंट की जानकारी दे दी आपको, कुछ छोटी छोटी डिजीज़ बता दी। अब आप हमको लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना, जितने भी बच्चे देखें एक बार कमेंट करके हमको ज़रूर बताना कि ये वीडियो का तरीका आपको अच्छा लग रहा है कि 10 से 12 क्वेश्चन हम आपको इस तरह से करा दें, प्लस उसके साथ में कम से कम 2 से 3 अच्छे अच्छे टॉपिक क्लियर करा दें। अगर ये चीज़ आपको पसंद आएगी और इस वीडियो पे कम से कम ये मान के चलिए 2000 व्यूज़ और 300 के ऊपर लाइक्स आएंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर बंद कर देंगे। देखो सीधी सी बात है, हमें आपसे कुछ चाहिए, आपको हमसे कुछ चाहिए, ठीक है ना। तो बस अगर इसमें व्यूज़ आते हैं तो हम आपको ज़रूर अच्छे से एक एक चीज़ बताएंगे, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। और एक चीज़ और आपको बता दें, बहुत सारे टीचर यूट्यूब में सजेस्ट कर रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। भैया हम आपको फिर से कह रहे हैं, अगर आप ना जानते हो तो हम आपको बता दें, हम 2 बार क्वालिफाई कर चुके हैं इस एग्ज़ाम को, और हमने दोनों बार में एक बार भी एनसीईआरटी को हाथ तक नहीं लगाया। जो 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं वो आप सीपीएमटी के पहले एक एग्ज़ाम होता था, एआईपीएमटी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, उस सॉल्व पेपर को ले लीजिए, पुराना मिलेगा, नया तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अब तो नीट होने लगा है। तो एआईपीएमटी का सॉल्व पेपर ले लीजिए, वो 10 से 12 क्वेश्चन आपके उससे कवर हो जाएंगे। बस आपको एनसीईआरटी पढ़ने तक की ज़रूरत नहीं, आप मेरी बात हिंदी में समझ लीजिए। इसीलिए आप मेरे हिसाब से चलोगे तो हम आपको सारी चीज़ें बताते चलेंगे, कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करें, उसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा कोर्स भी ले सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त कोर्स है, दूसरी कोचिंगों की तरह नहीं कि पहले तो बड़ी बड़ी किताबें प्रोवाइड करा देते हैं, फिर उसके बाद आप पढ़ो 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 पढ़ो, कुछ बताना नहीं, कुछ समझाना नहीं, ऐसे नहीं। चीज़ें वो अच्छी होती हैं जिसमें हम आपको रटाएं ना, हम आपको तर्क के साथ वो समझा दें जिससे आप कभी भूल ना पाए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।